तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। जी हाँ, तो एक बार फिर से हम लेकर आते हुए यहाँ पर एसबीआई क्लर्क का प्रीवियस ईयर का पेपर। और इस बार आप देख सकते हैं कि कौन सा पेपर मेंशन है, 2018 का पेपर मेंशन है। चलो भाई, इसको करने की कोशिश करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट मच अडू। अडू का मतलब होता है देरी, तो बिना किसी देरी के करना चालू करते हैं। फिर से आ गया यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखें, आपका पहला काम ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस में जाएं और क्वेश्चंस में वो वाला क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करेंगे जो कि इजीली हो सकता है, यानी कि आधे मिनट से भी कम में आप लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पर 6 क्वेश्चन पे हम लोग आए और क्या लिखा हुआ है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड प्रिंटेड इन द बोर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। बस आपको पूरी कहानी नहीं पढ़नी, बल्कि आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि यहां पर सेम लिखा है या ऑपोजिट लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहां पर सेम लिखा है, तो प्रेडिक्ट करने का मतलब क्या होता है, आप इग्नोर होता है, फोरकास्ट होता है, मिसअंडरस्टैंड होता है, रिकाउंट होता है, नरेट होता है। भाई कोई भी मिलता जुलता मीनिंग यहां पर, इवन अगर आपके पास इससे भी ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है, बहुत ही कम टाइम है, तो आपको पैसेज पे आने की भी जरूरत नहीं है। प्रेडिक्ट का मतलब ये होता है पूर्व अनुमान लगाना, और जैसे मौसम में हम लोग क्या करते हैं, फोरकास्टिंग की जाती है, इसका मतलब यही इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा बी वाला, राइट। तो चलते हैं, आपने देखा 15 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का। अब देखिए यहां पर अगला वर्ड गिवन है टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब क्या होता है, सभी को पता है कि जो परमानेंट ना हो, टेम्पररी बहुत कम समय के लिए हो। अब यहां पर क्या लिखा है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द ऑपोजिट इन द मीनिंग, जो ऑपोजिट हो यहां पर मीनिंग में। तो आप देख सकते हैं कि इसका टेम्पररी का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा। यस, विदाउट एनी डिले आप यहां पर पॉइंट आउट कर सकते हो कि यहां पर क्या लिखा हुआ, परमानेंट, जो इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा, राइट। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो भाई यहां पे आ जाते हैं, जो कि बच्चों की बहुत बड़ा सरदर्द है, हाउ टू सॉल्व स्पॉटिंग एरर। सर समझ ही भी नहीं आता कि हमारा एरर कहां पर छुपा हुआ है। कभी कभी एग्जाम में बच्चों 7 या 8 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 30 में से 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स में से मायने रखते हैं। और साथ ही साथ ये भी नहीं, बल्कि इसमें आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट या रिप्लेसमेंट, उसको भी आपको करना पड़ता है, और वो भी बेस्ड होता है किसके ऊपर, यही छोटे बड़े ग्रामर के रूल्स के ऊपर। लेकिन अगेन मैंने आपको कहा कि अगर आप तरीका बदलेंगे पढ़ने का, सीखने का ग्रामर को, तो आप यकीन मानिए आप बिना रूल के भी सब क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व। तो यहां पर हम देखते हैं, द प्रीस्ट टुगेदर विद हिज फॉलोअर्स वर फाइनली इंजर्ड। आपको याद होगा कि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और उसमें हिंदी से बताया था, आपको हिंदी से ट्रांसलेट करके बताया था कि कुछ ऐसे कनेक्टर्स होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं जो कि पहला सब्जेक्ट लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आगे लेते हैं, जिसमें एज वेल एज अलोंग विद पहले वाले में आता था, नॉट ओनली बट ऑल्सो दूसरे वाले में आता था। और मैंने इसको याद करने का तरीका भी आपको बखूबी बताया था। याद करने का तरीका क्या है, सपोज हम सेंटेंस बनाते हैं अलोंग विद के साथ, कि मैं अपने दोस्तों के साथ यहां पर आता हूं, यहां पर आता हूं या आते हैं, क्या लगाओगे, मैं अपने दोस्तों के साथ यहां पर आता हूं। ये जो हूं लगाया है हिंदी में आपने मैं के अकॉर्डिंग लगाया, मैं कौन सा सब्जेक्ट था, पहला था। अब इसको बनाते हैं हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो ना ही केवल मैं बल्कि मेरे दोस्त भी यहां पर आता हूं नहीं, बल्कि आप क्या कहेंगे, आते हैं। इसका मतलब यहां पर जो आते हैं लगाया किसके अकॉर्डिंग, दोस्तों के अकॉर्डिंग, यहां पर सेकंड सब्जेक्ट जा रहा है। तो अब यहां पर देखते हैं किससे कनेक्टेड है, द प्रीस्ट टुगेदर विद, मतलब साथ ही साथ। जैसे मैंने कहा मैं अपने दोस्तों के साथ यहां पर आता हूं, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ड लगाना है, सॉरी वर्ब लगाना है। तो जो भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहां पे फॉलोअर्स क्या है, प्लूरल है, तो अब यहां पर वर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि हमें जाना है प्रीस्ट के अकॉर्डिंग, द प्रीस्ट। और प्रीस्ट यहां पर क्या है, सिंगुलर है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग जाएंगे यहां पर, द प्रीस्ट टुगेदर विद हिज फॉलोअर्स वाज, यहां पर लगा देंगे बच्चों वॉज, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो कौन से पार्ट में एरर जाएगा, ए में नहीं जाएगा बल्कि बी में जाएगा। बी कहां पर छुपा बैठा है, यहां पर हमने तुरंत इसको पॉइंट आउट कर दिया, लगा दिया। इसमें आपको 15 सेकंड या उससे भी कम लगेंगे, क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, लेकिन आपको समझाना किसी को नहीं है, बस आपको देखना है कि एरर कहां पर छुपा हुआ, टिक करके चले आना है। आपने देखा 15 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट देखें, The young woman who is watching television in that room lived here for more than a year, but she has never created any problem for us. यहां पर देखिए एक हिंट मिल रही है, for more than, for देखो for more than a year, एक से ज्यादा साल से रह रही थी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही, लिव्ड यहां पर आया। लेकिन अब यहां पर देखिए इज भी लगा हुआ है, जो देख रही है वो रह रही है। एक्चुअली यहां पर प्रेजेंट का ही सेंस आ रहा है,
लिव्ड से यहां पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, आपको देखे कि चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह समझना पड़ेगा भाई स्ट्रक्चर, अगर हम फॉर या सिंस का देखें, फॉर या सिंस बच्चों मैं कोई रट के नहीं आता हूं, तो अगर मैं कुछ जैसे मैंने यहां पर बोल दिया कि पास्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो भाई हर कोई इंसान है ना, मेरे दिमाग में कोई रटा नहीं हुआ है, या मेरे पास सामने कोई स्क्रीन नहीं चली जिसमें मैं देखूं कि मुझे आंसर दिखाई पड़ रहा है, मुझे फिर से दिमाग यहां पर लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो अंधी नहीं चला सकते भाई, देख समझ के सारी चीजें करनी होती हैं। तो फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस होता है सभी को पता है। फॉर और सिंस कब आता है ये भी सबको पता होगा, जब काम पहले से हमारा चल रहा होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। तो अब देखें यहां पर जब भी फॉर या सिंस लगा हो तो बच्चों हमारे दो टेंसेस ऐसे हैं जो आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही इज प्लेइंग, ठीक है, फॉर ए मंथ ना, या 2 months भी हो सकता है। ही इज प्लेइंग फॉर अ मंथ। अब यहां पर देखें, या फॉर अ लॉन्ग टाइम कुछ भी कर दें आप, अनिश्चित समय ले लें या पॉइंट ऑफ टाइम ना लें। जैसे अगर यहां पे हम जनवरी फरवरी कर दें, मार्च कर दें तो सिंस आएगा, अदरवाइज यहां पे हम मंथ की बात करें, ईयर की बात करें, डेज की बात करें तो यहां पर फॉर आता है। तो ये गलत होता है साथियों, यहां पर क्या लगाना होगा, हैज बीन लगाना होगा। साथ ही साथ हैज बीन भी लगा सकते हैं, और कभी कभी आप देखेंगे जब कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें आईएनजी फॉर्म आमतौर पे हम लोग अवॉइड करते हैं, जैसे ही इज नोइंग मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही इज नोइंग मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि ये गलत होगा, यहां पर हैज बीन आना चाहिए। लेकिन अगेन नोइंग भी गलत है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जो कि स्टेट ऑफ माइंड को बताती है, उसमें आईएनजी लगाना सही नहीं माना जाता है। तो यहां पर हो जाएगा, नोइंग तो नहीं कर सकते, यहां पर नोन होगा, और साथ ही साथ हम लोग लगा देंगे यहां पर ही हैज नोन। ही है, बीन लगाने की जरूरत नहीं, बीन तब लगाते जब आईएनजी फॉर्म आती। तो आपने कुल मिलाकर ये देखा कि अगर फॉर या सिंस किसी सेंटेंस में लिखा हुआ, काम पहले से जारी है, तो या तो उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे या परफेक्ट में रखेंगे, ना तो प्रेजेंट में रखेंगे, सॉरी ना तो प्रेजेंट डेफिनेट में रखेंगे और ना ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। या तो परफेक्ट में रखेंगे या हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो। क्लियर? इसका मतलब या तो सिर्फ हैज लगा होगा, हैव लगा होगा, हैड लगा होगा, या उसके साथ बीन भी लगा होगा। तो अब दो तरीके हमारे पास है, या तो हम ये कह दें हु इज वॉचिंग द टेलीविजन इन दैट रूम हैज बीन लिविंग हियर, या हैज लिव्ड हियर, ये भी सही हो जाएगा, हैज lived here for more than a year just because of this, क्योंकि पहले से काम चला आ रहा है इसके लिए, इसकी वजह से इससे हम लोग इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस में नहीं बना सकते। बनना किसमें पड़ेगा, परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। चाहे तो हैज बीन लिविंग भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। तो आपकी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कौन से पार्ट में एरर जाएगा, तो यहां पर दूसरे पार्ट में एरर जाएगा, क्योंकि यहां तक सेंटेंस बिल्कुल सही था, ठीक है। बी में एरर चला जाएगा, यहां पर हमने इसको टिक कर दिया। तो जब हम टेंसेस पढ़ाएंगे दोस्तों, तब आगे फिर से एक बार इस पर चर्चा करेंगे कैसे सर यहां पर हैज आ गया, है ना, या अगर हमने यहां पर हैज बीन लिविंग लगाया होता तो भी सही होता। ईच ऑफ द एम्प्लॉयज, नेक्स्ट सेंटेंस इज ईच ऑफ द एम्प्लॉयज, पढ़ें आप, आंसर दें। whom the company has chosen to take part in the international seminar to be conducted in the city hall are up to the mark. ऐसा लग रहा है कि सही है, लेकिन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, देखते हैं। यहां पर ईच ऑफ द एम्प्लॉयज की बात हो रही है, एम्प्लॉयज में से हर कोई, ईच और एवरी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो देखते हैं क्या यहां पर सब्जेक्ट चेंज हुआ या नहीं हुआ है। जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन लग गया, देखिए रिलेटिव, इसका मतलब अभी सेंटेंस कनेक्टेड है, चेंज नहीं हुआ है, वही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। whom the company has chosen to take part in the international seminar to be conducted, जो कंडक्ट होना, अभी एक ही सेंटेंस चल रहा हमारा, इन द सिटी आर अप टू द मार्क। कौन अप टू द मार्क है भाई, ईच की बात हो रही है, तो ईच क्योंकि सिंगुलर होता है इसलिए यहां पर लगा देंगे इज अप टू द मार्क। क्लियर है? ये आपको स्ट्रक्चर पूरा सेंटेंस का समझना पड़ेगा। और मैंने जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है तो मैंने बताया भी था कि सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर में से क्वेश्चंस बनते हैं तो वो यही चैप्टर है, क्योंकि आपने देखा पहला स्पॉटिंग एरर्स भी वर्ब पे था, और यहां पे तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो कि वर्ब पे है। तो वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आप देखें कौन से पार्ट में चला जाएगा, डी पार्ट में चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट, क्योंकि ई पार्ट हमारा ई है, नो एरर। नेक्स्ट है नीडलेस टू से, नो सूनर। जैसे ही नो सूनर आया बच्चों, जितने लोगों ने भी पढ़ाई की है, तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि दो चीज़ों से हम लोग कभी कभी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, हार्डली स्कैर्सली से या नो सूनर से स्टार्ट करते हैं। जब नो सूनर शुरुआत में आ जाता है, देखिए यहाँ पर कॉमा लगा के नो सूनर से स्टार्ट किया, कॉमा लग गया, तो आप ये समझो कि ऐसा नहीं किया हमारे पास सेंटेंस एक ही है, यहाँ पे कॉमा लगा सेंटेंस अलग हो गया। नो सूनर के बाद यहाँ पे वर्ब आती है सबसे पहले, क्योंकि जिसको हम लोग रूल ऑफ इन्वर्जन कहते हैं, कि जैसे हम कहें देयर वॉज ए किंग, देखिए भाई, और ये भी कह सकते हैं ए किंग वॉज देयर। पूछा जाए कौन सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस सही। यहां पर सब्जेक्ट पहले शुरुआत की हमने, ए किंग वॉज देयर, और यहां पे हमने एडवर्ब से शुरुआत की। क्या होता है आमतौर पे जब एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो लगता है रूल ऑफ इन्वर्जन, जो कि ये कहता है कि इसको तुरंत बाद वर्ब लगा दो, देयर वॉज ए किंग। हम ये नहीं कह सकते कि देयर ए किंग वॉज, इसलिए देयर वॉज ए किंग, सही है दोनों, राइट। तो यहां पर भी देखिए नो सूनर से स्टार्ट किया, वर्ब पहले आ गया, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आया है, ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग आया, नो सूनर वर्ड ऑल दीज लार्ज एंड रादर एक्सपेंसिव ऑपरेशंस, है ना, इसकी बात हो रही। फिनिश्ड, व्हेन नहीं होगा बच्चों, जब भी हम नो सूनर का यूज करें कंजंक्शन लगेगी देन, क्योंकि अब कैसे याद करोगे इसको, नो सूनर, ई आर, सून है, सून में ई आर लगा दिया, ई आर लगा दिया, सूनर बन गया, इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई। कंपैरेटिव डिग्री में बच्चों देन का यूज करते हैं, इसलिए यही वजह है कि यहां पर व्हेन नहीं लगता बल्कि देन लगता है, और जब भी बात होगी हार्डली स्कैर्सली की तो लगा देंगे व्हेन, लेकिन यहां पर लगेगा देन। तो कौन से पार्ट में एरर चला गया, ए पार्ट में नहीं, बल्कि बी पार्ट में भी नहीं, बल्कि सी पार्ट में चला गया, तो सी हमने यहां पर टिक कर दिया। नेक्स्ट, प्लास्टिक बैग्स लेस देन 50 माइक्रॉन्स थिक आर बैंड, but neither the states nor the city corporations cares to enforce। यहां पर देखे बहुत ही अच्छी बात ये यहां पर ये हो रही है कि एक चैप्टर अभी तक मैंने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से ये तीसरा क्वेश्चन यहां पर है, एक चैप्टर में से तीसरा क्वेश्चन। आप सोच सकते हो दोस्तों कि एक चैप्टर में से अगर आपको 3 अंक मिल जाए, 3 मार्क्स मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि यहां पर देखें, अभी मैंने आपको बताया था नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और के साथ हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को प्लेस करते हैं। तो यहां पर देखें नीदर द स्टेट्स नॉट द सिटी कॉर्पोरेशंस, अब दोनों ही यहां पर क्या है, प्लूरल है, तो बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी सेकंड क्या है, देखो नीदर द स्टेट्स नॉर द सिटी कॉर्पोरेशन, ये है, और ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमें एस नहीं लगाना होता है, एस यस वर्ब में नहीं जोड़ना होता, तो केयर की जगह, सॉरी केयर्स की जगह केयर हो जाएगा। तो ये कौन से पार्ट में चला गया, ए यहां तक था, उसके बाद बी ये था, उसके बाद सी ये था, और ये आ गया डी में आ गया। आप देख सकते हो कि डी में हो गया, एरर लगा के चले आएंगे। आप ऐसे भी जा सकते हो, ई ये वाला पार्ट हो गया, डी ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट इज ट्राइबल एंग्स्ट। एंग्स्ट का मतलब चिंतित होना, वरीड, है ना, कह सकते हैं वरी। तो जो ट्राइबल वरी है किसके ऊपर, ओवर इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर, लीडिंग टू द स्केप गोटिंग, स्केप गोटिंग का मतलब बलि का बकरा, ऑफ नॉन ट्राइबल लॉन्ग टाइम रेसिडेंट्स, रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स बिल्कुल सही आया, यहां पे एंग्स के बारे में बात कर रहा है। द कंटिन्यूड फेलियर टू फोर्ज जालसाजी ए मोर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स इन मेघालय। मुझे इसमें कोई भी एरर नजर नहीं आ रहा, अगर आपको नजर आता है तो मुझे मैसेज जरूर करना, तब तक के लिए यहां पर हम लगा देंगे नो एरर। नेक्स्ट 14, the prime minister has great power of implementing some useful schemes, but the ministers have even greatest। यहां पर मिनिस्टर का कंपैरिजन हो रहा है बच्चों प्राइम मिनिस्टर के साथ। जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं जाती। और एक बात और याद रख लें, जब कंपैरिजन में ये वर्ड आ जाए इवन, तो इवन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लेता है, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा ग्रेटर, नॉट ग्रेटेस्ट। इवन बेटर, इवन ग्रेटर, इवन टॉलर। तो इस तरीके से कौन से पार्ट में एरर चला जाएगा, डी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। यहां पर ग्रेटेस्ट की जगह ग्रेटर हो जाएगा, डी को हम लोग टिक करके चले आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं अपने। द ब्लेंडर मिस्टेक, अच्छा यहीं पर मुझको एरर मिल गया। क्या होता है साथियों कि मिस्टेक ही ब्लंडर होता है। जब बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है तो उसको ब्लंडर बोलते हैं, और दो वर्ड जब एक ही मतलब वाले आ जाते हैं तो उनको
परस्पर नहीं लगा सकते। जैसे अगर हम कहें कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर नहीं लगाया जाता, न्यू इनोवेशन नहीं कहा जा सकता, बेसिक फंडामेंटल नहीं कहा जा सकता, फ्ली अवे नहीं कह सकते। तो कुछ ऐसे वर्ड्स कॉम्बिनेशन होते हैं जो हम लोग गलत तरीके से, या रिपीट अगेन नहीं होता, रिवर्ट बैक नहीं होता, भले ही आपने पढ़ा हो कहीं लेकिन नहीं होता तो नहीं होता, क्योंकि मैंने आज बता दिया। और आप चेक भी कर सकते हो अगर आपको डाउट है तो उसके बाद चेक करने के बाद अगर तब भी अगर आपके दिमाग में मन में कोई डाउट बचता है तो मेरे से जरूर पूछेगा। तो ब्लंडर मिस्टेक एक साथ आते नहीं, क्योंकि ब्लंडर भी मिस्टेक होती है, तो ये क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, या रिडंडेंसी का केस बोल देंगे, अतिरिक्त यूसेज। तो क्या करेंगे, द ब्लंडर इज सफिशिएंट मिस्टेक, वर्ड यूज करने की यहां पर जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ए वाले पार्ट में एरर चला जाएगा। नेक्स्ट चले आते हैं। अब भाई क्या करना है, जैसा कि डायरेक्शन देख के समझ में आ रहा है कि यहां पर सीक्वेंस बनाना है। थोड़ा सा मुश्किल इन लोगों ने कर दिया है, क्योंकि चार चार सेंटेंसेस आगे दे दिए ABCD, और एक पार्ट यहां पर फिक्स करके रखा है। जो फिक्स करके रखा है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्रैशेस इन द अर्ली डेज, ये यहां से नहीं हिलेगा, यहीं से सेंटेंस की शुरुआत होगी। अब आपको A, B, C और D को अरेंज करना है। तो देखते हैं कौन सा अरेंजमेंट जाता है। यहां पर मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। क्रैशेस इन द अर्ली डेज टू बी कॉज्ड, नहीं, क्रैशेस इन द अर्ली डेज सच एज, मेटल फटीग भी नहीं लगा सकते यहां पे, थकान नहीं। क्रैशेस किसमें होते हैं भाई, क्रैशेस इन द अर्ली डेज इन द एयर फ्रेम और engines, in the air frame or engines such as metal fatigue। अब देखिए यहां पर such as metal fatigue, यहां पर faults के बाद आना चाहिए, है ना। तो crashes in the early days in the airframe or engines to be caused by, अच्छा, ठीक है, crashes in the early days of commercial jets, ठीक है, ये आएगा, ये इसके बाद ये आना चाहिए। crashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults such as metal fatigue in the, किसमें आता है metal fatigue, किसमें आता है, in the airframe और engines में आ जाता है। यानी crashes जो होते हैं वो इंजन के नहीं होते हैं, crashes होते हैं commercial jets के होते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहला वाला जो सेंटेंस हमारा आएगा वो बी आएगा। टेंडेड टू, देखो यहां से हिंट मिल रहा हमको, टेंडेड टू, इसके बाद ए चला जाएगा, टेंडेड टू बिकॉज बाई टेक्निकल फॉल्ट्स। वो टेक्निकल फॉल्ट्स कौन कौन से, सच एज मेटल फटीग, यानी कि सी इसके बाद आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में क्या बचता है, डी, इन दी एयर फ्रेम और इंजन, डी। तो ये जल्दी से हम लोग चेक कर लेंगे, BACD। तो देखो बच्चों, यहां पर एक आम इंसान के दिमाग में, एक आम स्टूडेंट के दिमाग में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, उस तरीके से मैंने आपको करके बताया कि हम ये चाह रहे थे कि सर ये भी तो यहां पर आ सकता है, ये आ सकता है, क्यों नहीं आया। अल्टीमेटली हमने आपको बताया क्योंकि आप सोच सकते थे कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या हो गया इधर को उधर, लेकिन यही दुविधा एग्जाम में होती है। एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कहां पर आना चाहिए और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आप देखें यहां पर क्रैशेस किसका होगा, इंजन का नहीं होगा बल्कि जेट्स का होगा, और टेंडेड के साथ टू आता है, टू बी कॉज्ड बाय टेक्निकल फॉल्ट्स, और फॉल्ट्स के बारे में क्या बता रहा है, जो कि सच एज मेटल फटीग यानी थकान इन द एयर फ्रेम किस में आ जाती है और इंजन में आ जाती है। तो इसका सही जो हमारे पास जाएगा ये सी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि हमें सेंटेंसेस को रटना नहीं बेटा, समझना। इस क्लास का मतलब क्या है, रटना नहीं, समझना। नेक्स्ट इज, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ ड्राइवर्स नॉट ओबेइंग कंप्लेंट्स। क्या लगता है आपको, हाँ। अब देखिए अगर हम यहां पे ये लगा दें, देयर हैव बीन ए लॉट ऑफ ड्राइवर्स नॉट ओबेइंग, क्या ओबे नहीं कर रहे हैं, कंप्लेंट्स को ओबे नहीं करेंगे। अगर मैं कहते द स्पीड लिमिट्स इन द डाउनटाउन बोस्टन, जगह की बात कर रहा है, फिर यह ये कहां लगाओगे, कंप्लेंट्स रिसेंटली अबाउट, ये कहीं लगाने के लिए हमारे पास जगह नहीं बचेगी, इसलिए आप इसको इससे कनेक्ट करो। देयर हैव बीन ए लॉट ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है, और ये पार्ट जरा बी, देयर हैव बीन ए लॉट ऑफ कंप्लेंट्स यानी शिकायतें हैं रिसेंटली अबाउट, किसके बारे में होंगी, ड्राइवर्स के बारे में होगी। ड्राइवर्स नॉट ओबेइंग, क्या चीज, ओबे क्या नहीं कर रहे, ओबे क्या नहीं कर रहे, पालन नहीं कर रहे, किसका, स्पीड लिमिट्स का। कहां पर, इन डाउनटाउन बॉस्टन सिटी में, यानी कि BADC चला जाएगा। तो दोस्तों ये क्लियर हुआ,
देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो भी पार्ट मेंशन है एक बार मिला लो, चेक कर लो। तो सबसे पहले देयर हैव बीन लॉट ऑफ कंप्लेंट्स आ गया जो कि बी पार्ट में था। उसके बाद किसके बारे में, ड्राइवर्स नॉट ओबेइंग, क्या ओबे नहीं कर रहे हैं। सो डी आ गया द लिमिट्स, और किसमें, कहाँ पर, बॉस्टन टाउन में, राइट। तो ये सही हो गया। अगला चलते हैं हमारे पास 18वां। मेरे पास कोई आंसर शीट नहीं मौजूद है, मेरे पास सोल्यूशन मेरे सामने नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ रट के आंसर नहीं बता सकता, मुझे भी आपके साथ साथ सॉल्व करना पड़ रहा है। चाइनीज ऑफिशियल से क्या कहते हैं भाई, ड्रॉप टू ए, क्या कहते हैं, ड्रॉप तो नहीं कहेंगे, लो बिकॉज ऑफ नहीं कहेंगे, हाँ ये कह सकते हैं चाइनीज ऑफिशियल से इकोनॉमिक ग्रोथ हैज लो नहीं, हैज ड्रॉप टू ए 3-year लो बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिल गया भाई। सबसे पहले आएगा चाइनीज ऑफिशियल से, क्या कहते हैं, जो कहेंगे वो ड्रॉप से शुरू नहीं हो सकता। कोई चीज होगी, एक सब्जेक्ट मैटर होगा, क्या कहते हैं कि ये यहां पर हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, सी पार्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। देखो कनेक्ट कर रहे हैं, यहां से ग्रामर भी आपको आना चाहिए। क्या, ड्रॉप टू ए 3-year क्या, ड्रॉप किस पे पहुंच गया, लो पहुंच गया, लो बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, द वर्ल्ड इकोनॉमी। डी, CABD, ये हमारा आंसर यहां पे चला गया, CABD। क्लियर हो बच्चों कि कैसे हमने यहां पर इस सेंटेंस को किया, बड़ी आसानी से, क्योंकि से के बाद एक नया सब्जेक्ट कोई चीज आएगी, क्या कहते हैं, ड्रॉप नहीं हो सकता। जैसे आपने इकोनॉमिक ग्रोथ हैज लगाया, तो हैज के बाद ये फॉलो हो रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ड्रॉप टू ए 3-year लो, और उसके बाद बिकॉज ऑफ, यहां पे बिकॉज ऑफ के बाद भी एक नाउन आएगा। नाउन कहां पे लिखा हुआ, नाउन या प्रोनाउन आता है एक किसी प्रीपोजिशन के बाद, द वर्ड इकोनॉमी। अब आ जाते हैं 19th के ऊपर। इसमें लिखा, आई थिंक इट्स ए शेम दैट सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर स्टडीड विद नेटिव स्पीकर कॉलेज विदाउट एवर हैविंग। इसको अरेंज करना है। चलिए भाई आप लोग मेरे साथ अरेंज करिए। देखिए, आई थिंक इट्स अ शेम दैट के बाद वर्ड नहीं लगा सकते, दैट के बाद स्टडीड नहीं लगा सकते, दैट कॉलेज विदाउट हैविंग ये भी नहीं लगा सकते, दैट सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स, सबसे पहले आ जाएगा ए हमारे पास, सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स। उसके बाद टीचर स्टडीड विद नेटिव, फिर आगे कॉलेज और विदाउट एवर हैविंग क्या लगाओगे, हमारे पास कोई जगह नहीं बच रही। इसका मतलब सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स वर एबल टू ग्रेजुएट, देखो ये वाला चला जाएगा डी, वर एबल टू ग्रेजुएट फ्रॉम कहां से, कॉलेज विदाउट एवर हैविंग, कॉलेज वाला पार्ट किसमें जा रहा है, सी में। फिर उसके बाद विदाउट एवर हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहां से इसको मैच करा दो, स्टडीज विद ए नेटिव स्पीकर। इसका मतलब यहां पर ए बी लास्ट में आ जाएगा, ADCB कहां पर है, ADCB यहां पर हमें मिल गया, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखा आपने कि किस तरीके से हम लोग मिलाकर कर रहे हैं कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस जा रहा है, फिर इसके बाद कनेक्ट किससे हो रहा है, कुछ ऐसी चीज। देखो यहाँ पे ना वर एबल, वर किससे कनेक्ट हुआ, ये सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर से कनेक्ट हुआ, वर एबल टू ग्रेजुएट फ्रॉम किससे होंगे, कहां से ग्रेजुएट होंगे बच्चों, कॉलेज से होंगे, कॉलेज विदाउट एवर हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, द गीता होली बुक इज स्पिरिचुअल फिलोसफी addressed to all, and we know that there are all kinds of people, each kind differing quite significantly from the other. हाँ भाई क्या लग रहा है आप लोगों को, ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही सही होगा, इसमें कोई भी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा था वो। नेक्स्ट, in the same, अब आ गया fill in the blanks, in the same amount of time it would take me to correct all the, in the same amount of time it would take me to correct all the in your report, I could write a better report myself. बताएं भाई आपको क्या लगता है कौन सा वर्ड यहां पर जाना चाहिए,
कुछ समझ में आया? नहीं आया? अरे भाई रिपोर्ट में क्या होगा जो करेक्शन करना है हमें? प्रॉब्लम्स होंगी, एक्यूरेसीज होंगी, ऑब्स्टेकल्स होंगे, नहीं डिस्प्यूट्स होंगे, झगड़े होंगे, नहीं 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 मिस्टेक्स होंगी, बल्कि प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। मिस्टेक इज द राइट वर्ड फॉर दिस कॉम्बिनेशन। तो पहला वाला सही हो जाएगा विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट इज आई हैव रिसेंटली यूज्ड द सर्विसेज ऑफ हिज एजेंसी टू बुक ए क्रूज। क्रूज का मतलब क्या? शिप टाइप की होती है ना भूमध्य सागर में। आई हैव रिसेंटली यूज्ड द सर्विसेज ऑफ, किस चीज की होंगी भाई? अगर वो घूमने की बात कर रहा है, शिप की बात कर रहा है, क्रूज की बात कर रहा है, तो प्रोग्रेस, रिपोर्टेशन, रिपोर्टेशन तो कहीं से निकाल देना होता है। कैसी एजेंसी? ट्रांसफर एजेंसी, प्रोग्रेस, ट्रैवल एजेंसी, सी, राइट, लगा दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं। दे वुड लाइक लोकल अथॉरिटीज टू बी गिवन ग्रेटर एज टू हाउ द मनी स्पेंड। कहना ही चाह रहा है कि वो चाहेंगे लोकल अथॉरिटीज को कुछ दे दिया जाए, पावर सौंप दी जाए, ताकि वो कुछ डिसाइड कर सकते हैं एज टू हाउ द मनी स्पेंड, कैसे मनी खर्चा होता है। लोकल अथॉरिटीज को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। और जब कोई चीज फैसला लेने के लिए हम किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं, फ्री टू टेक एनी डिसीजन, तो उसको हम लोग अफेयर्स नहीं बोलते हैं, ग्रेटर अफेयर्स नहीं। ओमिशन का मतलब तो किस चीज को निकाल देना होता है, फंक्शन नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा, बल्कि डिस्क्रेशन होगा, जिसका मतलब होता है किसी को फ्रीडम देना निर्णय लेने के लिए, राइट। देखो डिसीजन लेने के लिए डिस्क्रेशन ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज इन ए 10 बिलियन ईयर ओल्ड गैलेक्सी देयर शुड हैव बीन एम्पल, एम्पल का मतलब ठीक ठाक मात्रा में, एम्पल काफी, एम्पल फॉर एटलीस्ट वन स्पीसीज टू एस्केप इट्स ओन मैस एंड स्प्रेड अक्रॉस द स्टार्स फिलिंग एवरी नीश। क्या लगता है आपको? एम्पल, नेग्लिजेंस होना चाहिए, सर्विलांस पे लगा देंगे उनको, सप्लाई, एडवोकेसी नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटीज। क्या होता है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कॉम्बिनेशन में चलते हैं। आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज है, तो एम्पल जैसे आ गया तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छा वर्ड जा रहा है। नेक्स्ट इज ए ट्रू, क्या लगता है भाई क्या होना चाहिए? ट्रू ऑफ द रिसोर्सेज इन्वॉल्व इन स्पोर्ट वुड इंक्लूड द अनपेड लेबर सर्विसेज। जो रिसोर्सेज दिए जाते हैं स्पोर्ट्स में, देखो रिसोर्सेज दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, इन्वॉल्व इन स्पोर्ट वुड इंक्लूड द अनपेड लेबर सर्विसेज। यानी क्या होता है ना कि स्पोर्ट्स में कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग मदद के लिए आते हैं। आपने देखा ग्राउंड स्टाफ होता है, वो किसी को पानी पिला रहा है, कुछ कर रहा है। तो आमतौर पे जब हम बहुत ही बड़े स्तर की बात ना करें, छोटे स्तर की बात करें, तो हो सकता है कोई जस्ट आपको अनपेड लेबर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, जिसके लिए बहुत ज्यादा वो नहीं पाता हो, तो वो एक आपको देखना पड़ेगा कि आपको उसको कुछ देना है या नहीं देना है। तो कंसिडरेशन यहां पर नहीं आएगा ट्रू ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि हम देखेंगे कितना है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क है, उसके हिसाब से पे करना। तो द टू या ए ट्रू एस्टिमेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ग्रोथ नहीं होगा, कंसिडरेशन नहीं होगा, गाइडेंस नहीं होगा, सजेशन नहीं होगा, एस्टिमेशन, राइट। तो यहां पर चला जाएगा एस्टिमेशन। चलते हैं, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहां पर पूरा डायरेक्शन पढ़ने से अच्छा आप ये देख लो, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये जो अब क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे, ये रिप्लेसमेंट के ऊपर आधारित हैं, फ्रेज इंप्रूवमेंट या रिप्लेसमेंट। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्पाइट ऑफ बीइंग मोस्ट एफिशिएंट। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, एक और पेपर जब डिस्कस किया था इससे पहले, तो एक क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था जिसमें डिस्पाइट के साथ ऑफ आया था, जबकि मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के वर्ड होते हैं, एक होता है इन स्पाइट ऑफ और एक होता है डिस्पाइट। डिस्पाइट में पहले से ऑफ लगा होता है, इसलिए हम इसके साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते। तो होगा क्या कि डिस्पाइट ऑफ वाले हटा दिए दोनों। देखो ऐसे किया करो, गलत क्यों हुआ? क्योंकि ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ वाले दोनों हटा दिए। अब दोनों को कंपेयर कराओ, डिस्पाइट बीइंग द मोस्टली नहीं होगा, मोस्ट एफिशिएंट। मोस्टली क्या होता है? एडवर्ब होता है ना, तो मोस्ट एफिशिएंट हो जाएगा, राइट।
तो कौन सा जाएगा? डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट एफिशिएंट, डी। मोस्टली अलग सेंस में आ जाता है इसलिए। जैसे हम कहें हार्ड वर्सेस हार्डली, दोनों है तो एडवर्ब की तरह यूज हो सकते हैं। हार्डली तो प्योरली एक एडवर्ब है, जबकि हार्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं यू हैव टू वर्क हार्ड, यहां पर अलग मीनिंग है, और जब हम कहते हैं कि यू हार्डली कम हियर, यहां पर अलग मीनिंग है। नेक्स्ट इज a satisfactorily number of contestant must register for the contest in order for it to take place. तो नंबर क्या है? नाउन है। यहां पर जो भी आएगा वो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब नहीं होगा। तो सेटिस्फैक्शन नहीं, सेटिस्फैक्टरी होगा, या तो ये या ये। अब दोनों को कंपेयर कराओ। नंबर ऑफ कंटेस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ समथिंग अगर आ गया तो प्लूरल होगा अगर हमारे पास, क्योंकि नंबर लगाते हैं काउंटेबल के साथ। काउंटेबल अगर एक से ज्यादा होता तो हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेटिस्फैक्टरी नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स। ए वाला टिक करके चले आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। द नेक्स्ट क्लास ऑफ वेव एंड ऑसिलेशन detector is the magnetic detector depending in the powers of electric oscillation to affect the magnetic state of iron. चलिए भाई लगाइए, क्या लगाते हैं आप? अच्छा, डिपेंड्स तो तब कहते जब सेंटेंस हमारा अलग होता है ना। द नेक्स्ट क्लास ऑफ वेव और ऑक्सिलेशन डिटेक्टर इज द मैग्नेटिक डिटेक्टर, यहां से कनेक्टेड है सेंटर। देखो, जब सेंटेंस को हम लोग किसी और वर्ब से कनेक्ट करते हैं तो उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पर डिपेंडिंग इन द पावर्स नहीं होगा, डिपेंडिंग के साथ उस पर डिपेंड करता ना। तो डिपेंडिंग वाले देखो ये हैं और ये हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ। अच्छा, यहां पर ये देखे भाई, पास से दिखाई नहीं पड़ रहा था, दूर से दूर हुए तो दिखाई पड़ा। यहां पर डिपेंडिंग लिखा है, लेकिन यहां पर देखिए बेवकूफ बनाने के लिए डीपनिंग लिखा हुआ है। तो डीपनिंग तो अर्थ चेंज कर देगा, इसलिए कौन सा है? डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ, बी वाला। तो यही गलती हो जाती है एग्जाम में दोस्तों। कई बार क्या होता है कि आंखें हमारी धोखा दे जाती, कोऑर्डिनेशन में नहीं रहती, जो हमें दिखता है और जो हम समझते हैं। नेक्स्ट इज, पढ़े भाई क्या है? जेम्स हैड टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन a year before he left for Asia. क्या आना चाहिए बताएं? जेम्स हैड टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन a year before he। अब यहां पर देखें, हैड के साथ कभी टीचिंग जा नहीं सकता। और यहां पर ऐसा एक और क्वेश्चन आ गया जो कि मैंने इससे पहले बताया था टेंसेस के फॉर्मेट में, कि अगर सिंस या फॉर लगता है दोस्तों तो या तो परफेक्ट में होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। लेकिन यहां पर तो हेड के साथ टीचिंग लगा दिया, इसलिए ये तो गलत हो जाता है। अब हमें देखना पड़ेगा आएगा क्या। वॉज नहीं आ सकता, अब लोगों को लग रहा है सर हैज बीन आ सकता है, नहीं आ सकता। रीजन क्या है? बिफोर ही लेफ्ट लिखा हुआ है। देखो क्या होता है ना, कनेक्टेड सेंटेंस में कॉम्बिनेशन होता है कि अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो इधर आपका आएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा। तो अब आप बताएं, आपके लिए आसान हो गया कि इसमें कौन सा लगाएं। तो यहां पर हमने कहा पास्ट की बात है, तो आप देख सकते हो यहां पे कौन सा जा रहा है? हैड बीन टीचिंग आ जाएगा। हैड बीन टॉट नहीं आएगा, उसको पढ़ाया नहीं जा रहा है, हालांकि पैसिव हो सकता है। लेकिन यहां पर फॉर मोर देन ईयर की बात कर रहा है, हालांकि कोर्स जो होता है वो हमारा और भी ज्यादा लंबा होता है। हम ये नहीं मानेंगे कि उसने ब्रेक कर दिया, तो इस वजह से हैड बीन टीचिंग यहां पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, लिखा हुआ है हिज टेल वाज शॉर्ट एंड स्क्रैचली। स्क्रैचली का क्या मतलब होता है? एंड हिज मतलब कि शॉर्ट हो गई और टेढ़ी मेढ़ी। एंड हिज हार्नेस हैड बीन ब्रोकन।
हार्डनेस का मतलब कुछ शामिल करना भी होता है, और हार्नेस का एक और मतलब होता है, जब हम, आपने देखा होगा हॉर्सेस वगैरह होते हैं, घोड़े होते हैं, उनकी एक लगाम होती है, एक वो पहनाया जाता है फंदा टाइप का, उनका जो ड्रेस सूट उनका होता है, उसको भी हार्नेस कहते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही, हार्नेस हैड बीन ब्रोकन इन मैनी। तो टूट गया था, और टूट गया था, बात हो रही है पैसिव की, हैड बीन ब्रोकन किसी के द्वारा, इन मैनी प्लेसेस एंड फास्टेंड टुगेदर अगेन विद कॉर्ड्स एंड बिट्स ऑफ वायर। अब देखो यहाँ पर हैड बीन ब्रोकन जो टूट चुकी थी फास्टेंड, यानी कि बात तो पैसिव में ही हो रही, क्योंकि यहां पर भी इसने थर्ड फॉर्म लगाई, यहां पर आगे भी लगाई, इसमें हम कोई चेंज कर नहीं सकते। इसका मतलब समझ जाओ कि यहां पर बात हो रही पैसिव की। वॉज ब्रोक नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रोकन होता तो एक बार मानते भी, गलत। हैज ब्रोक नहीं हो सकता। अब यहां पर हैव बीन ब्रोकन इन हैव, अच्छा ये जो पहले से लिखा हो इसमें क्या गलती है, ये भी तो सही हो सकता है ना। हार्नेस हैड बीन ब्रोकन इन, इसका मतलब इसमें जाएगा नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, ये वाला चला जाएगा, क्योंकि भाई अगर इसने सेंटेंस हमारा पास्ट में अगर इसने लिख दिया, वॉज से शुरू हुआ है, और यहाँ पे हैड बीन लगा दिया, ब्रोकन लगा दिया, इसने पैसिव में बना दिया। अब ब्रोकन, क्योंकि अगर कोई चीज टूटी हुई है तो कई हिस्सों में टूटी होगी, कई जगह से टूटी होगी, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगाएंगे, फ्रॉम का मतलब तो सेपरेट होता है या सोर्स से कनेक्टेड होता है, तो इसलिए यहाँ पर इन जाएगा, ऑन में नहीं जाएगा, इन मैनी प्लेसेस। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। तो आज देखिए, आज का जो पेपर था मैंने आपको जल्दी जल्दी करके बताया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि अगर आप 1 घंटे लेके बैठोगे तभी आप सॉल्व कर सकते हो, आप बड़ी आसानी से इजीली भी सॉल्व कर सकते हो। विद इन 30 मिनट्स आपको सॉल्व करने के लिए अगर लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करो 30 मिनट एक लेके चलो स्टॉप वॉच, लेकिन जैसे जैसे आप एग्जाम की तरफ आगे बढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते होगे आपको 20 मिनट्स की, क्योंकि यहाँ पर समझाते हुए 30 मिनट से ऊपर हो जाता है, 40 मिनट्स कभी कभी 50 मिनट्स हो जाते हैं, लेकिन जब आप खुद से करने बैठोगे स्टॉप वॉच लगा देना, यू विल बी टेकिंग नो मोर देन और नॉट मोर देन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में करना, और उसके बाद जैसे आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी 30 मिनट्स में आप सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, 30 के 30 क्वेश्चन, फिर आप आ जाएंगे 20 मिनट्स का वॉच लगाएंगे, आप देखेंगे कि 20 मिनट्स में आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। और 30 के 30 अगर नहीं भी कर पाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फोकस करना पड़ेगा ये 25 के ऊपर, कि आपको 30 में 25 तो हर हालत में लाने ही लाने हैं, और आसानी से आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है 20 मिनट में 25 लेकर आना। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए बढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर की तरफ। तब तक के लिए, जिसमें आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, मॉडल पेपर लेके आएंगे या और भी कोई क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए। और मैं बस बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्किप करके देखते हो, स्किप करके नहीं देखो, बल्कि आप स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लो, 1.5 की स्पीड पे या 2 की स्पीड पर देखो, तो भी समझ में आ जाएगा आपके, अगर आपकी ग्रैस्पिंग और अच्छी होगी। स्किप ना करिए, एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए, तभी आपका देखना सफल होगा और हमारा पढ़ाना भी सफल हो जाएगा, राइट। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।